हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा है वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बारे में लास्ट क्लास तक हम लोग जिस टॉपिक पे पहुंच गए थे वो देखा था हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में ग्राफ, है ना। यहीं तक देखा था। इसके पहले आप मास डिफेक्ट जानने लगे थे, बाइंडिंग एनर्जी आप जानने लगे थे। एएमयू जो था उसको अगर हमको ई में बदलना हो तो सीधा का सीधा हम 931.5 से गुणा करके मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को ले लेते थे। यही तो सीखा था। तो जो हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी वहाँ पे जिस चीज़ को छोड़ा था उसी चीज़ से हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और जो मास नंबर के बीच में जो ग्राफ है वो बेसिकली स्टेबिलिटी बताएगा आपको किसी भी न्यूक्लियस की। और अगर आपको स्टेबिलिटी पता चल गई तो आप आराम से पता लगा लोगे कि कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल। जैसे दो जो रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियस से ही संबंधित हैं, वो पहली रिएक्शन कौन सी होती है? पहली होती है न्यूक्लियर फिशन और दूसरी कौन सी होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोनों जो रिएक्शंस हैं वो बेसिकली हैं किसकी? न्यूक्लियस की ही तो हैं। तो उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट आगे आएंगे, क्या वो सब्स्टिट्यूएंट स्टेबल हैं, क्या वो सब्स्टिट्यूएंट अनस्टेबल हैं? तो इस चीज को आप डिफाइन तभी बेहतर तरीके से कर पाओगे जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक वेट या कह लो मास नंबर के बीच में ग्राफ को आसानी से समझ पाओ, ठीक है। तो लास्ट जो टॉपिक था वो ग्राफ पर ही था, है ना। और शायद बीच में आवाज़ 8-10 मिनट की आवाज़ चली गई थी, तो जो चीज़ बची हुई थी मतलब जो ब्लैंक था उसको मैं 2-3 मिनट में फिर से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलो, तो आज के टॉपिक में हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखो, एक ग्राफ तो आपको पता था कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का और डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यानी कि जो दो न्यूक्लियन हैं उनके बीच में अगर डिस्टेंस का ग्राफ खींचते थे तो एक जगह फोर्स पॉजिटिव आ रहा था ना, और एक जगह फोर्स नेगेटिव आ रहा था। याद करो। देखो, ये तो एक रफली आपको याद होना चाहिए कि हाँ, ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जस्ट वेट वेट वेट, ठीक ठीक। तो ये है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी न्यूक्लियस हो उसकी स्टेबिलिटी को आप डायरेक्टली बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको ड्यूटीरियम 1H2, दूसरा सर यूरेनियम और तीसरा आयरन का एग्जाम्पल दिया था। वहाँ पर न्यूक्लियन अगर एनर्जी निकाल रहे थे तो वो आयरन की 8.8 समथिंग आ रही थी, और बताओ यूरेनियम की कितनी आ रही थी? आयरन से कम। इसका मतलब हम जब भी स्टेबिलिटी लेंगे उस स्टेबिलिटी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही देखेंगे, ठीक। देखो, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसमें आपको अंडरस्टूड सी चीज़ें दिख रही होंगी। और वो चीज़ें क्या हैं कि देखो, ये जा रहा है क्या? मास नंबर। देखो, ये 20, 40, 60 डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जा रहा है? 240। एग्री? अच्छा, अब देखो इसी ग्राफ में जो पॉइंट नंबर 1 है जो आपको दिखता भी होगा, उसकी अगर बात करो या सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो तो देखो यही तो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो किसमें है? MeV में। इस ग्राफ में देखो जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो देखो कहाँ मिल रही है। आप कहोगे सर इस पूरे ग्राफ में जो मैक्सिमम चीज जा रही है वो यहाँ जा रही है, और वो लगभग देखो कितनी है यहाँ पर, कितनी है यहाँ पर। तो जो आयरन है उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? सबसे ज़्यादा। इस चीज़ को तो आप याद रख लो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ो तो आप कहोगे सर देखो यहाँ से ले लो या यहीं से ले लो, लगभग 50 से मान लो ये है 50, ठीक है। 50 से और 80 तक अगर जाओ तो देखो ये स्मूथली चल रहा ना, देखो ये स्मूथली चलते हुए कहाँ तक जा रहा? यहाँ 80 तक जा रहा ना।
तो आप कहोगे ये सपाट मिलना, मतलब मैक्सिमम तो आयरन की है, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं रैपिडली थोड़ी 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 सी कम होते हुए कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम, एटॉमिक वेट 80 तक। मतलब ये जो स्टेबल हैं, ये जो एलिमेंट हैं या ये जो न्यूक्लियस हैं, ये क्या है, स्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी कंडीशन ही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यदि आपकी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है वो क्या होगा, स्टेबल। और स्टेबल होने के लिए हमको उसको तोड़ने के लिए बहुत लार्ज एनर्जी की आवश्यकता होगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का यहाँ पर एक आइसोटोप है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। वहां पर इस ड्यूटेरियम की यदि आप एनर्जी देखो तो 1 से कुछ ज़्यादा है ना, मान लो 1.2 है। लेकिन यहां पर बात करो जस्ट यहां हीलियम, तो देखो हीलियम की जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो वो हाइड्रोजन से कितनी है, बहुत ज़्यादा है ना। कितनी है? 7। और हाइड्रोजन हीलियम के बाद जो एलिमेंट आता है वो क्या होता है, लिथियम। तो देखो लिथियम की क्या है, जस्ट डिग्रेड कर रही ना, जस्ट कम हो रही ना, और लगभग कितनी जा रही, 5.5 के लगभग। तो देखो पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो बताया जो मास नंबर 50 से लेके 80 तक हैं वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन में न्यूक्लियस रहते हैं। मतलब इनको अगर आपको ब्रेक करना है, पहले तो होंगे नहीं, और अगर करना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ही इनकी क्या है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब मुझे बताओ 56 न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए लगभग 8.5 MeV की जरूरत पड़ रही, तो बताओ 56 को तोड़ने के लिए ज़्यादा की पड़ेगी। ठीक, अच्छा, दूसरा जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, देखो 2 है, 4, 6, 8 ऐसे है ना, या आप ऐसे समझ लो हीलियम 2He4 होता है। तो बताओ सीधा मैं मास नंबर की ही बात करूं तो 4 ले लूं, 4 के बाद मान लो 8 ले लूं, 8 के बाद 12 ले लूं, 12 के बाद 16 ले लूं। मुझे आप बताओ क्या ये हीलियम नहीं है? फिर क्या बेरिलियम 4 होता है ना, 4 का दुगना कर दो तो कितना होता है, ठीक, कार्बन 6, 6 का दुगना कितना, 12, ऑक्सीजन 8 का दुगना कितना, 16। एग्री? और ऐसे ही बढ़ते जाओ। देखो यहां देखो आप हीलियम, तो देखो हीलियम के करस्पॉन्डिंग में हाइड्रोजन है और हीलियम के करस्पॉन्डिंग में लिथियम है। तो जो देखो यहां पर इवन मास नंबर रख रहा ना, तो उसके सब्स्टिट्यूएंट से, मतलब अगल बगल वाले से बाइंडिंग एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या होती है, ज़्यादा। देखो ये हीलियम है, हीलियम के बाद मैंने आप ये चलो बेरिलियम नहीं दिया इस ग्राफ में, देखो ये कार्बन है ना, कार्बन के जस्ट पहले देखो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन। तो यहाँ बोरोन कुछ नीचे होगा और कार्बन देखो हाई, और देखो कार्बन के बाद नाइट्रोजन देखो कम। वैसे ही आप ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन की क्या है, अगर 8 है तो जस्ट बगल वाली नाइट्रोजन की कितनी है, 7.5। और इधर की बात करो तो इधर भी देखो जस्ट बगल में ये क्या है, ऑक्सीजन, ये देखो फ्लोरीन दिया ना, ये 9। ठीक है, तो देखो ये क्या है, कम। मतलब इवन की नॉर्मली याद कर लो, हीलियम है, बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो जस्ट बगल वाले से क्या होगी, ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, दूसरी चीज अब मुझे बताओ, थर्ड जो चीज आप देख रहे हैं वो देखो यहां से 80 के बाद से रैपिडली देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो 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 यहां तक क्या हो रहा है, कम। क्या हो रहा है, कम। बात समझ में आ रही है? और यूरेनियम की देखो तो कितनी है, लगभग लगभग 7.5 के अराउंड में। कितनी है, 7.5। तो आप मुझे बताओ, एक हमने रिएक्शन देखी थी जिसको बोल रहे थे हम नाभिकीय विखंडन। क्या बोल रहे थे, नाभिकीय विखंडन बोल रहे थे ना, न्यूक्लियर फिशन, है ना। ये रिएक्शन करती क्या थी, तो इस रिएक्शन में कोई बहुत भारी नाभिक रहता था और उस भारी नाभिक पर हम बम्बार्डिंग किसकी कराते थे, न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराने पर वो 2 अलग अलग पार्टिकल्स में या एलिमेंट में बट जाता था जो लगभग सेम वेट के होते थे ना। और मैंने आपको बताया था अगर आप यूरेनियम को ब्रेक करो
तो एक बटेगा बेरियम में, बेरियम और एक क्रिप्टॉन। तो मुझे बताओ बेरियम और क्रिप्टॉन अगर ध्यान से साफ याद करो, तो अगर मैं बेरियम की बात करूं और क्रिप्टॉन की बात करूं, तो देखो ये बेरियम मैंने 56 बताया था, क्रिप्टॉन ये 36 बताया था, और यहाँ 144 लगभग और ये 89 के लगभग बताया था। तो मुझे बताओ यहाँ से हम यहाँ वेरी कर गए ना मास नंबर में, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बेरियम और क्रिप्टॉन की बात करें तो वो क्या है, यूरेनियम से ज़्यादा। यानी कि नाभिकीय विखंडन जो क्रिया है, उस क्रिया में जो सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट, उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। अच्छा, अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो हमको उन्हें तोड़ने में क्या एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मुझे सोच के बताओ क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक, क्या इसमें एनर्जी प्लस में होगी या माइनस में। ठीक है, सोचना और बताना। इस ग्राफ से हमने 4-5 कंक्लूजन निकाले। मोस्ट स्टेबल आयरन, आयरन के जस्ट बगल में अगर 50 से 80 तक करें तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो रैपिडली धीमे धीमे धीमे, रैपिडली नहीं कह लो, स्मूथली धीमे धीमे कम हो रही है, और 50 से 80 तक के क्या है, स्टेबल। फिर अगर बात करो 80 के बाद से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली कम होती है। यूरेनियम की बात करो तो यूरेनियम जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि N/P का जो रेशियो है, न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.3 से ग्रेटर देन है। ठीक है, हम जनरली 1.5 लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फिनोमेना में जब भी रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे तो वहां पे 1.2 लेंगे, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो। ठीक है, तो ये जब विखंडन या फिशन के थ्रू जो बेरियम और क्रिप्टॉन बनाएगा, क्या उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, क्या उनकी कम होगी, क्या इसके बराबर होगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि आज की डेट में हाइड्रोजन बम में पॉसिबल है ना। क्या है हाइड्रोजन बम, ध्यान देना, एक होता है नाभिकीय बम, है ना, जिसको बोलते हैं हम परमाणु बम, और नाभिकीय बम या परमाणु बम में जो प्रोसेस चलती है वो नाभिकीय विखंडन की होती है, और नाभिकीय विखंडन में जो यूरेनियम है वो किस में टूटता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में। जबकि जो हाइड्रोजन बम है उसमें जो रिएक्शन होती है वो जस्ट इक्विवेलेंट होती है किसी स्टार में, किसी तारे में, और उसी को हम बोलते हैं सूर्य। तो सूर्य की जो असीमित ऊर्जा है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, तो आपको पता है सर, हमने डिस्कस किया था, अगर 1H1 इस टाइप से कितने ले लें, 4 ले लेना, तो यहाँ क्या बनता है, हीलियम, और 2He4। ठीक है, प्लस साथ में क्या आता था, बीटा 0 आता था ना, और फिर यहाँ क्या आता था, न्यूट्रिनो, और लगभग ये आता था 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो तुम मुझे बताओ 1H1 मतलब देखो ये है ना, और देखो ये कितने मिल रहे हैं, 4, यहाँ 1H2 है, तो इसी को अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो 1H2 और कितने टाइम, 2 टाइम, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2He4। एग्री, 2He4। और बताओ अगर ये अनस्टेबल या कह लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इससे यहां तक पहुंच रहा, तो बताओ स्टेबिलिटी ही तो गेन कर रहा, क्योंकि ये अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से बात की जाए तो कितनी एनर्जी रखता है, 1.2 मान लो, और इधर पर न्यूक्लियन की कितनी होगी, 7। तो बताओ एनर्जी यहां ज्यादा है कि यहां। ठीक है, तो दोनों केसेस में चाहे वो विखंडन हो और चाहे वो संलयन हो, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं उनके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो क्या होती है, रिएक्टेंट से ज़्यादा। क्या होती है, रिएक्टेंट से ज़्यादा। ठीक है, इस ग्राफ का यहीं तक मतलब था। ठीक है, अब शॉर्ट में आप इस ग्राफ को कुछ ऐसे देख लो बस। ठीक है, ये इस टाइप से बस ये याद कर लो। ठीक, क्या याद करना है, देखो
आपने बताया सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बस। अब जो 4 वाले के थे जिसको बोल रहे थे हीलियम, फिर बोल रहे थे बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, ठीक है, फिर कार्बन, और कार्बन के बाद ऑक्सीजन। ठीक, देखो ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस तो ये याद हो गया, आपको बनाना तो है नहीं, बस याद रखना है। ठीक, देखो ये नी का डाटा है जो मैंने अभी बोला है ना, देखो वही लिखा है। ठीक, कुछ नाभिक, देखो जो जो मास नंबर है ना वो <20 है ना, देखो ये है कार्बन, हीलियम ले लो, कार्बन ले लो, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और नियॉन। देखो तो ये 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, तो जस्ट 20 से कम में जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है उनके समीप, मतलब सब्स्टिट्यूएंट में जो नाभिक हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक होती है, जैसे हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियॉन। ये नाभिक अपने पड़ोसी नाभिकों से क्या होते हैं, अधिक स्थायी। तो अगर मैं तुम्हें कोई भी ऑप्शन बना के दे दूं, जैसे मैंने कह दिया ये है ऑक्सीजन 8O16, और मान लो ये दे दिया नाइट्रोजन, है ना, और कह दिया 714, और मान लो इधर कह दिया 1H2, इनमें से, और कह दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बढ़ता हुआ क्रम लगाओ। तो देखो प्रोटियम का तो पता है 1.2, लेकिन हीलियम जस्ट जंप मारता है कहाँ पर, लगभग 7.5 पर मारता। तो आप मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में, तो देखो इसकी क्या होगी, कम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आ जाएगा, तो नाइट्रोजन, फिर कौन आ जाएगा सर, हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा मान लो मैंने कहा होता सर हीलियम भी आप ले लो इसी में, लो ये ले लो हीलियम। ठीक, तो तुम मुझे बताओ देख के, क्या ऑक्सीजन की हीलियम से ज्यादा होती या ऑक्सीजन की हीलियम से कम होती। ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से तो ऑटोमेटिकली ज्यादा है, नाइट्रोजन की ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन से ज्यादा है, लेकिन हीलियम के लिए इस ग्राफ को फिर देखो आप, देखो देखो इस ग्राफ को, तो देखो हीलियम कहाँ जंप कर रहा है, देखो ये 7 पर, और देखो कार्बन हो और नाइट्रोजन वो 7 से कहाँ है, ऊपर, 7 से कहाँ है, ऊपर। तो देखो सबसे पहले लेंगे हम कार्बन, क्या लेंगे, कार्बन, फिर देखो क्या लेंगे हम, नाइट्रोजन, फिर क्या लेंगे हम, हीलियम, उसके बाद हम क्या लेंगे, तो हाइड्रोजन। बात समझ में आई। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, चल ठीक है, अब इसी का इसी में लास्ट क्लास में जो हम लोग के क्वेश्चन छूटे थे वो ये था। देखो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो आराम से, ठीक है, तसल्ली से, इत्मीनान से। ठीक, क्योंकि ये ग्राफ है बेसिकली, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली शुद्ध ग्राफ का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, बताओ, दिख रहा ना। हम्म, करो। वो सीधा देखो, आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जहां देखोगे तुरंत अलर्ट हो जाओगे कि ये क्वेश्चन में भी हो सकता है कि ग्राफ का हो। देखो, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विथ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या है, तो आप कहोगे सर मास नंबर। क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर में आपने कोई ग्राफ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर, वो हाइड्रोजन से जाता था ऐसे ऐसे होते हुए, ये लास्ट में हम यूरेनियम पे पहुंचते थे, और आपने दो कंडीशंस बता दी, यूरेनियम विखंडन के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, बेरियम पे और क्रिप्टॉन पे, जो कि क्या है, स्टेबल इन कंपैरिजन विथ यूरेनियम। ठीक है, दूसरा, हल्का नाभिक ज्वाइंट होके भारी नाभिक में कन्वर्ट हो
तब भी जो भारी नाभिक है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या होगी, ज़्यादा। उसी को देखो पढ़ते हुए मुझे बताना है, न्यूक्लियन की संख्या में वृद्धि के साथ पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसे बदलती है। देखो, द्रव्यमान संख्या के साथ लगातार बढ़ता है, नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत है। आप ऐसे थोड़ी ना बना रहे हो या ऐसे थोड़ी ना बना रहे हो, आप तो सर कुछ ऐसे ऐसे लेके और 20 के बाद से कुछ ये चल रहा था, है ना। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरे की बात करो, मास नंबर के साथ क्या लगातार घटता है क्या, क्या ऐसा आपने पढ़ा है, क्या ऐसा आपने पढ़ा है, नहीं ना, तो लो ये भी गलत। थर्ड वाले में कह रहा है पहले घटता है और फिर द्रव्यमान संख्या वृद्धि के साथ बढ़ता है। देखो पहले देखो बढ़ता है, मान लो हाइड्रोजन से हीलियम तक बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। तो कहीं भी अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को देखो तो और फिर द्रव्यमान संख्या वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा है, क्या लगातार मास नंबर बढ़ रहा है तो क्या ये बढ़ेगा, नहीं। तो बताओ अगर इसको भी काट दो तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। द्रव्यमान संख्या में वृद्धि के साथ पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ठीक है। अब देखो ये इसलिए सही होगा क्योंकि मान लो उसने यहीं तक पूछा होता तो बताओ द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ा फिर घटा। मान लो उसने फर्स्ट स्टेज में ही लिया तो हाइड्रोजन से हीलियम और लिथियम से पहले बढ़ा और फिर घटा, ठीक है ना। चलो, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो वो आपसे सारे डाटा भर देता ना। मान लो एम्स में क्वेश्चन उसको बनाना होता तो वो कैसे बनाता, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलो, तो रेडियो एक्टिविटी आ गया। देखो ये पूछा था सचिन ने शायद, ये देखो करा चुके हैं हम। देखो उसने डाटा चेंज भर कर दिया और तो कुछ नहीं है। देखो कह रहा है एक एल्यूमिनियम है और ये एक टेलुरियम है। देखो ये जे ए है और ये भी ए है। आर तो तुमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 होता है। तो बताओ R1 फर्स्ट की R2 सेकंड की बराबर मैं क्या कर दूं A1 और A2 और ये पावर 1/3 ले लूं, ठीक। A1 देखो कितना है एल्यूमिनियम 27 और ये 125, इस पे पावर 1/3। तो मुझे देख के बताओ ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5। क्या इनिशियल की दे रहा था, तो देखो एल्यूमिनियम की दे रहा था, है ना, ठीक। तो लिख दो एल्यूमिनियम की कितनी है 3.6 और इधर ले लो मान लो कितनी है x, तो x कितना हो जाएगा 18/3, काट दो तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये था हम लोग का ये था हम लोग का वेलोसिटी पर आधारित, है ना, कि भाई वेलोसिटी जहां दी हो वहां पे हम कैसे अटेंड करेंगे, है ना। तो देखो वेलोसिटी से हम कहां पहुंचेंगे, देखो मास पे। समझो कोलिजन वाली चीज है, यहां कोलिजन ना हो के एक था वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, अगर एक इधर जाएगा तो डेफिनेटली दूसरा इधर जाएगा। कोलिजन में याद करो हमने बताया था, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है भाई एक अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस है, वो रेस्ट में है, रहने दो। अब ब्रेक होता है, टूटता है 2 न्यूक्ली में जो कि मूव करते हैं वेलोसिटी कितनी रेशियो में 8:27 में। मतलब रेस्ट पे था, ब्रेक हुआ, एक इधर एक इधर, किस वेलोसिटी से, अगर पहले की 8 है तो दूसरे की 27 है। एग्री। अच्छा, अब वो हमसे कह रहा है ये जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है ना इनकी जो रेडियस है उनका क्या बताओ रेशियो, उनका क्या बताओ रेशियो। देखो हम क्या करें, आपने कहा सर ये रेस्ट में है, अब टूट के एक ये और एक ये, मान लो ये V1 और ये मान लो V2, ठीक। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं, आप कहोगे पहले के लिए मान लो ये है, मान लो मास m1 वेलोसिटी v1, दूसरे के लिए सर मास m2 और ये
डिफरेंट डायरेक्शन में तो माइनस ले लूं, ठीक है, बराबर यहां से m1 v1 और ये कितना निकला m2 v2, यहां से m1 ओवर m2 ये v2 ओवर v1 आया, ठीक है। अच्छा, मास का रेशियो दिया था क्या ना, वेलोसिटी दिया था कितना 8:27, तो मैं इसको 27:8 लिख दूं, इतना हो गया। अब क्या मुझे मास से रेडियस तक पहुंचने वाली चीज पता है, तो आप कहोगे सर आपने पढ़ाया है घनत्व बराबर द्रव्यमान ओवर आयतन, तो मैं द्रव्यमान से घनत्व इनटू आयतन कर लूं, तो पहले का मास अगर m1 लूं तो घनत्व तो सिंपल एक ही पार्टिकल था वो 2 में बट रहा था, तो रो तो सेम। अब v सर गोला ही तो लेते हैं हम न्यूक्लियस को, यहां न्यूक्लियस ही टूट रहा है और 2 अलग अलग न्यूक्लियस में आ रहा, तो बताओ पूरे वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई, पहले के लिए r1 ले लूं और उसका q, दूसरे के लिए m2, ये रो तो चेंज नहीं होगा, 4/3 पाई r2 का q, इससे आप इसको पूरा हटा दो, ये आपको पता ही है। तो बताओ 27/8 और ये कितना आ जाएगा r1 और r2, मैं इसको यहां ले जाऊं तो ये क्यूब रूट में आएगा, r1 r2 ये कितना आ जाएगा, तो ये है 3 और ये है 2, तो 3:2, देखो 3:2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल आप आराम से करना है ना, बहुत पुराना इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये, और मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। पहली चीज ये बताई थी कि भैया मास जब दिया हो, क्या दिया हो, मास, और वो किस में दिया हो, एटॉमिक मास यूनिट में, परमाणु द्रव्यमान संख्या में, ठीक। तो कुछ मत किया करो, एनर्जी को निकालने के लिए उस मास में आप 931 से गुणा कर दिया करो, और वो एनर्जी जो है वो किस में आ जाएगी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। लेकिन जब मास किस में दिया हो, केजी में, किस में दिया हो, केजी में, तो आप हमेशा ई निकालने के लिए डेल्टा एम सी स्क्वायर करोगे। डेल्टा एम तो भैया यहां आप भर दोगे किस में, केजी में, यहां आप लोगे मीटर पर सेकंड के स्क्वायर में, तो ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, जूल में। अब अगर आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए हो तो हम 1.6 और 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे, और अगर मुझे MeV में देना हो तो 1.6 और 10⁻⁻19 और फिर 10⁻6, और ये 6 इधर के 6 को ले जाएगा तो आएगा 1.6 और 10⁻⁻30, ठीक। और देखो कैलकुलेशन बिल्कुल इसमें होगी, क्योंकि देखो बहुत नजदीक में ही देखो पूरा डाटा दिया हुआ है ना। देखो वो कह रहे हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, देखो माना कि एक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है भाई, ये न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है, लो एक प्रोटॉन 1H1, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन -1E0 में टूट गया। अब वो कह रहा है इस प्रक्रिया में निर्गत ऊर्जा बताओ। मैंने आपको बताया आइंस्टीन का रिलेशन E बराबर mc², अगर मास जाएगा तो एनर्जी निकलेगी, है ना, मतलब पक्की बात है, एनर्जी अगर निकल रही है तो मास की क्या होगी, कमी, मास की क्या होगी, कमी। तो यहां पर आप पहले ये मास निकालोगे, मास देखो इसका प्रोटॉन का दिया है, सॉरी न्यूट्रॉन का कितना दिया है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। अब कमी हुई होगी तभी तो एनर्जी निकल रही, मतलब इन सब्स्टिट्यूएंट का जो मास होगा, पक्की बात है, इससे इसको घटाओगे तो प्लस आएगा, मतलब डेल्टा एम की वैल्यू प्लस रहेगी, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये है प्रोटॉन और वो है इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, देखो भैया ये दिया है प्रोटॉन और ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा 1.673
6.735 इंटू 10⁻27 आप रखोगे, प्लस करोगे, और देखो पावर यहाँ जब तक आप सेम नहीं करोगे तब तक जोड़ नहीं पाओगे। तो मैं यहाँ सीधा सॉल्व कर दूं 0.0009 10⁻⁻27। देखो सही लिखा है। अगर 1 2 3 4 करोगे तो पावर -4 जुड़ जाएगी। इसी को मैंने शॉर्ट में कर दिया। अब जब इनको और इनको आप जोड़ोगे और इससे घटाओगे, ध्यान देना, इससे इन दोनों को जोड़ के घटाओगे, देख लो, देखो सीधा जोड़ दूं ना, 1.735.0009 9 5 14 है ना, 4 7 6 होते। अब देखो ये 1.6744 है और ये 1.675 ऐसा है ना, इसको लो और आगे बढ़ा देना। तो ये, तो जब इससे आप इसको घटाओगे तो जो वैल्यू आएगी, मैं शॉर्ट में यहीं लिखे देता हूं, ठीक है, 1 मिनट। जो वैल्यू आपकी आएगी जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.0011 पॉइंट, ठीक है, 0.0011। जब ये डिफरेंस आएगा, ये किस में आया, ये किस में आया, ये सब मास चल रहा ना, तो ये जो मास आएगा उसमें जब आप गुणा करोगे वो 3 × 10⁻9 हो जाएगा ना, ठीक है, 9 × 10⁻, 8 दूनी 16। अब भाग इसको दोगे 1.6 × 10⁻⁻13 से, तो ये जो पूरा आंसर है ये किस में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मैं लिखे देता हूं, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 6.30, ठीक है। देखो आंसर तो आ रहा है 6.18, लेकिन इसके जो अराउंड में जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, 6.30। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.30, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। 1 6 5 में 4 गया 1, ठीक है। और फिर ठीक है, इन्होंने यही लिया 0.001, ठीक है, ये चलो हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम आगे। हम लोग के जो छूटा था हमारा टॉपिक, और वो टॉपिक देखो 2 चीजें थी, है ना। देखो ये भी आप समझ गए होगे, ये तो मैंने बनाया था पूरा ऐसे, है ना। ये U था और ये आपका R था, और यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 0.8 फर्मियन थी, है ना, थी ना। तो मैं कह रहा था सर ये जो स्लोप है ये क्या था, पॉजिटिव। अगर ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव है तो U जो था वो F बराबर -du/dr के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव था ना, तो ये फोर्स नेगेटिव आ रहा था, और ये अगर नेगेटिव आ रहा तो ये क्या था, आपने कहा था अट्रैक्शन। क्या था, अट्रैक्शन। और इधर स्लोप देखो तो नेगेटिव आ रहा था, उस नेगेटिव का जब इससे गुणा हो रहा था तो ये क्या आ रहा था, पॉजिटिव। और यहां जो फोर्स आ रहा था वो कितना आ रहा था, 0। ठीक, इसके क्वेश्चन भी मिलेंगे, देखना प्रीवियस ईयर में दिए हुए, ठीक है। चलो हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था कि भैया ये जो नाभिकीय विखंडन है और जो नाभिकीय संलयन है ना, जैसे बड़ा नाभिक यूरेनियम बम्बार्डिंग न्यूट्रॉन की तो टूट जाएगा, बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और जो 3 निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि चेन रिएक्शन है ये, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, और वो न्यूट्रॉन फर्दर 9 न्यूट्रॉन को आगे बढ़ाएंगे, और वो 9 न्यूट्रॉन 27 को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जबरदस्त तरीके से स्मूथली आगे बढ़ेगी,
और क्या होगा, हमको प्रचंड एनर्जी मिलेगी। तो देखो, हम नियंत्रित यदि कर ले जाएं तब तो वो वेलफेयर के लिए यूज होगा, और अगर अनियंत्रित ही किया जाए तो वो किसी टाइप से लॉस या हानि करने के लिए ही यूज होगा ना। तो देखो वो पूछता क्या है भाई, वो पूछता है 1 ग्राम यूरेनियम का अगर विखंडन करो तो कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मैंने आपको जब रिएक्शन बताई थी, उस रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि सर 180 MeV से लेके और लगभग 200 MeV एनर्जी तक हम लेते हैं। तो इसी को हम ऐसे अगर लिखें, ध्यान देना, देखो सबसे पहले हम 92 यूरेनियम 235 लेते हैं। ठीक है, 2 चीजें याद रखना, यूरेनियम अनस्टेबल है, N/P का रेशियो 1.5 ग्रेटर देन 1.5 जाता है। इसकी वजह से एक इवेंट या फिनोमेना ये दर्शाएगा, एक घटना ये दर्शाएगा जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहेंगे, वो अलग है और न्यूक्लियर फिशन अलग है। न्यूक्लियर फिशन हम क्रिएट कराएंगे, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएंगे किस पर, न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? यूरेनियम का। तो देखो इनिशियली ये 0N1 हुआ, और अगर इधर देखो तो देखो ये 92 था ना, तो भाई ये 92 ही रहा। ये यूरेनियम 235 और 1 मिलके 236 हो गया। फर्दर ये टूटा, और किस में टूटा? तो वही बेरियम, ऐसे लिख लो, बेरियम, फिर क्रिप्टॉन, और फिर 0N1, ऐसे लिख लो 0N1, और लगभग वही 190 MeV। अब यहां आप जानते होगे ये 56 है और ये 36 है, और ये 144 होता ना, ठीक है, और ये 89 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जोड़ के देख लो चाहे, 9 4 13 और 1, 9 4 13 और 3 16, ठीक है, और 8 4 12 और 1 13 और 236, ठीक है, और इधर देख लो 6 6 12, 5 3 8 और 1 9, ठीक है, इतनी बात थी। अब देखो मैंने तुमसे कहा कि ये जो एनर्जी है, ये जो निकलने वाली एनर्जी है, वो कितने परमाणु से निकल रही है? 1 से। ठीक, अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने आपसे कहा केवल ये लिखा है, या पहले आप चेन वाली देख लो फिर हम इस पर बात करते हैं। ठीक, देखो अब यहां से आपको समझ में आ रहा है, ये था यूरेनियम, हमने बम्बार्डिंग कराई सर 0N1 की, फर्दर ये बेरियम, ये क्रिप्टॉन, और ये निकले 1 2 3, सब ये रेडिएशन के फॉर्म, ऐसे ऐसे। ठीक, तो देखो ये 0N1 और 0N1। अब फर्दर ये किसको ब्रेक करेगा? यूरेनियम, तो बेरियम, क्रिप्टॉन, और फिर 1 2 3, ये वही N लिख दूं, N N। इधर बात करो तो ये यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन, और 1 2 3, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तीसरे की बात कर लो तो भाई ये टक्कर लेगा यूरेनियम से, बेरियम, क्रिप्टॉन, और 1 2 और 3, फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और यही प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। ये न्यूट्रॉन, फिर बेरियम, यूरेनियम, फिर ये भी यूरेनियम, और फिर ये भी यूरेनियम, ऐसे ही फिर ये 3 और फिर ये 3। तो अगर ये कंट्रोल ना की जाए, लगातार एनर्जी बनती जाएगी, न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे और वो फर्दर से विखंडन की प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है, तो बताओ अगर हम इसको रोक ना पाए तो ये अनकंट्रोल्ड है, और अगर ये अनकंट्रोल्ड है तो क्या है? अनियंत्रित। क्या है? अनियंत्रित। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा कि भाई परमाणु जो बम है ना, वो कौन सी प्रोसेस पर आधारित है, आप कहोगे सर परमाणु, तो आप कहोगे नाभिकीय विखंडन, और कहे हाइड्रोजन बम तो वो किस पे है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब देखो हमको हमेशा बर्बादी तो करनी नहीं है, हमको तो एनर्जी का यूज करना है ना। अगर प्रचंड एनर्जी है
उसको हम एसेम्बलेट करके धीमे धीमे यूज़ करते रहें। तो जो हम लोगों को जो अभी लाइट आ रही है, आपने नाम सुना होगा, पोलोनियम है। जिस पोलोनियम को लेने के बाद अल्फा कण निकाले थे किन्होंने? रदरफोर्ड ने। और वही अल्फा कण गोल्ड की फॉइल पर टकराए थे ना। तो जो हाफ लाइफ है पोलोनियम की वो बहुत कम है, 10⁻⁻5 सेकेंड। और अगर यूरेनियम की बात करो तो 10⁻5, मतलब समय दर समय लगातार वो रेज निकालता रहता है और खुद को स्टेबल होने का प्रयास करता रहता है। किस प्रोसेस में? रेडियो एक्टिविटी की। किस प्रोसेस में? तो रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस में। ठीक, अच्छा, हमको तो यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हम 3 आ रहे हैं, 2 को सोख लें, 1 को जाने दें। फिर 3 जा रहे हैं, 2 को सोख लें, 1 को जाने दें। तो अगर हम किसी प्रोसेस से 3 में से किन्हीं 2 को जाने दें, तो अगर ये 2 गए, 1 गया, 2 सोख लिए गए, तो बताओ ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगी? कंट्रोल्ड। और अगर कंट्रोल्ड हो गई, हमने इसको कंट्रोल कर लिया, तो जो लगातार एनर्जी आ रही है, देखो यही तो आ रही, वो यही तो आ रही, तो ये तो कांस्टेंट है। तो इस एनर्जी को हम वेलफेयर के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां जो कंट्रोलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैडमियम। क्या बोलते हैं? CD, यानी कि कैडमियम। तो कंट्रोलर के रूप में कौन यूज किया जाता है? कैडमियम। और अगर वो कहे भारी जल, है ना, जो हम लोग को प्रचंड है यहाँ अपने भारत में, D2O, क्योंकि 3 जगह से हम लोग समुद्र से घिरे, ठीक, तो वहां पर अवेलेबिलिटी है किसकी? भारी जल की। भारी जल या कह लो आप ग्रेफाइट। ठीक, तो इनको हम लोग कंट्रोलर के तौर पे यूज नहीं करते हैं, मंदक के रूप में यूज करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं वो अभी हम समझा रहे हैं आपको। देखो, ये चीज तो समझ में आई। कंट्रोल कर लिया तो ये नियंत्रित है, कंट्रोल्ड नहीं किया ये अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड में विध्वंस होना ही है, लेकिन कंट्रोल में एनर्जी का हम वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, एक रेंज है, आप रेंज तो याद मत करो, लेकिन आप इतना समझ लो, जैसे देखो ये यूरेनियम था, ठीक है, 92, यूरेनियम 238। ठीक, तो देखो है क्या कि जब हम यूरेनियम लेते हैं ना, जैसे जो यूरेनियम रिच कंट्रीज हैं वो हमको जब यूरेनियम देती हैं, तो ऐसा नहीं है कि यही यूरेनियम देती, वो तो कुछ ऐसा देंगी कि आइसोटोप्स के रूप में रहेगा। और सामान्य स्थिति में ध्यान देना, अगर यूज किया जाए किसी भी न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि हम विखंडन में क्या ले रहे हैं? जो 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, तो अगर ध्यान देना, अगर उनकी जो गति चाहे धीमी हो या तेज हो, तो देखो ये तो आराम से विखंडित हो जाता, और आराम से विखंडित होगा तो न्यूक्लियर फिशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके रेशियो की बात करें, जैसे मैं बोरॉन की बात कर रहा था, याद आ रहा, वहां रेशियो ले रहा था, तो इसकी अगर बात करो तो अगर ये है 0.7%, तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? 99.3%। और सामान्य हर एक स्थिति में, हर एक काइनेटिक एनर्जी वाली स्थिति न्यूट्रॉन की जो है, उसमें फिजन इसका तो होगा, लेकिन इसका फिजन होगा ही नहीं। और जब इसका फिजन होगा नहीं, तो क्या हमारे लिए ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी ही तो है। हम 100 रुपए लगा के अगर 5 रुपए की एनर्जी बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, तो वो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है नहीं। तो देखो, इसी को दूर करने के लिए, ध्यान देना, इसी को दूर करने के लिए हमें जिन न्यूट्रॉनों की आवश्यकता रहती है, जिन न्यूट्रॉन की आवश्यकता रहती है, उनकी जो गति है उनको हम क्या करते हैं? कंट्रोल्ड। क्या करते हैं? कंट्रोल्ड। ठीक है, मतलब धीमा करते हैं, क्योंकि धीमी गति में ही ये फर्दर फिशन रिएक्शन से प्रोसीड आगे होगा। तो उसी गति को कंट्रोल करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, या फिर क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट या फिर D2O, भारी जल। ठीक है, इसका यूज करके हम
भाई ये जो वेस्टेज जा रहा है इसको यूज कर लेंगे, या इसको हम इसमें ट्रांसफर कर लें। तो आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, आइसोटोप। आइसोटोप, और भैया आइसोटोप जो है उनमें जो Z होता है वो सेम होता है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो सेम जगह आते हैं। और अगर सेम जगह आते हैं तो क्या तुम किसी भी केमिकल कह लो रासायनिक विधि से क्या इनको अलग पर कर पाओगे? नहीं। तो हमको जो इनको अलग करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम फिजिकली ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। विसरण नाम सुना होगा आपने, तो इनको और इनको हम विसरण के थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद अलग अलग टाइप की भट्टियां होती हैं। जैसे भट्टी में आप नॉर्मल भट्टी ले लो, नॉर्मल भट्टी मतलब प्रजनक, जैसे जिसको बोलते हैं प्रजनक भट्टी, एक को बोलते हैं तापीय भट्टी। तो तापीय में हम एक ही लेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट टाइप की चीज नहीं लेंगे। और प्रजनक में हम एक से दूसरे को फॉर्म कराएंगे, और फिर जो दूसरा फॉर्म है उसका क्या कराएंगे, विखंडन, है ना। तो देखो इसका रिफॉर्म कराएंगे किस में, इसमें, और फिर इसका विखंडन कराते हुए हम एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी का ही यूज हम ह्यूमन वेलफेयर में यूज करेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम आती है वो समझ में आई? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, सामान्य स्थिति में इसका तो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की धीमी गति में इसका विखंडन होता तो धीमी गति करनी पड़ेगी, ग्रेफाइट और भारी जल यूज करना पड़ेगा, और जब कर लेंगे तो विखंडन होगा तो एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी, कंट्रोल्ड, जो हमारे वेलफेयर के लिए यूज होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जो टॉपिक एक था इसी में कि भाई 1 ग्राम, है ना, 1 ग्राम, और क्या ले लो, यूरेनियम। ठीक, तो वो कहता है उससे कितनी एनर्जी निकलेगी। ध्यान देना, 1 ग्राम पदार्थ अलग चीज है, 1 किलोग्राम पदार्थ अलग चीज है, और 1 ग्राम यूरेनियम वाली चीज अलग है। ठीक है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, पहले समझ लो। मैंने आपसे कहा देखो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 24 ग्राम ना, ठीक है। और इसी को मैं क्या 1 AMU लिखता हूं, और यही होता है 1.66 और 10⁻⁻27 और किलोग्राम। बात समझ में आ रही? और ध्यान से आप सोचो, तो मैंने आपको बताया था ये X है, ये Z है, ये A है, इसी को हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। और यहां पर ये जो न्यूक्लियन है ये क्या है, प्रोटॉन, और क्या है, न्यूट्रॉन। तो लगभग जो इनका जो मास जाता है वो भी कितना आता है, तो हमको पता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। और अगर प्रोटॉन की बात करो, ये न्यूट्रॉन की, तो ये कुछ एक ऐसे होता। तो ये जो AMU लिखा है, और देखो ये जो किलोग्राम लिखा है, वो बेसिकली एक न्यूक्लियन का ही तो मास है। बोलो, एक न्यूक्लियन का ही तो मास है। तो अगर मास दिया हो तब आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाना, E बराबर Δmc², ये सब आएगा तामझाम। और जब वो यूरेनियम कह देगा, यूरेनियम, जैसे मैंने यहां कह दिया 7 नाइट्रोजन 14 C12 92 यूरेनियम 235, तो ये बेसिकली लिखा क्या है, ये मोल लिखा। और वो मोल जो है उसमें कितने परमाणु होते हैं, N, और वो जो परमाणु हैं वो किससे कोरिलेट कराए थे मैंने, मास नंबर से। मतलब 14 भार कितने परमाणुओं का है, N का, और N क्या है, अवोगाद्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी। ठीक, अच्छा, अब हम 1 ग्राम यूरेनियम से एनर्जी निकालते हैं कि कितनी एनर्जी निकलती है। उससे आपको कंपैरिजन आएगा कि केमिस्ट्री में एक चीज है
जिसको हम बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं ना, ये बेंजीन वंजीन बनाते हैं आप, है ना। और फिर ये नाइट्रो, ये 3 इधर, NO2 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 और CH3 ऊपर, ठीक। तो उसकी कितने गुना मिलती है, और अगर हमको यूरेनियम मिल जाए या ललितपुर जैसी ही जगह में यूरेनियम की माइनिंग अगर होने सफल हो जाए, सच में यूरेनियम मिलने लगे, तो सोचो कि ये ललितपुर कहाँ पहुँचेगा। ठीक है, चलो तो मनाना कि यूरेनियम मिल जाए। चलो तो हम लिखते हैं क्या, एनर्जी जो हमको मिल रही है किससे, यूरेनियम से। ठीक है, हम्म हम्म कह रहा है, ठीक है। 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन में मुक्त ऊर्जा, यूरेनियम का विखंडन कराओ, मुक्त ऊर्जा। अब देखो आप सीधा सा आप ये समझ लो कि देखो 236 लेते थे ना हम, 1 मिनट रुकना, ठीक है। देखो ये रिएक्टेंट है ना। अच्छा, यहां से अगर हम लोग सीधा सीधा जोड़ दें तो न्यूक्लियन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो 235 और एक 236 हुआ। अच्छा 236 मैं सीधा लिख दूं यहां पे 236, ठीक। अच्छा अब जो ये है ना, ठीक है, इसको मैं सीधा AMU में लिख दूं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अब जो बन रहा है वो, जैसे जो बनता है वो क्या आता है, बेरियम, क्रिप्टॉन, और 3 और 0 N 1, है ना, 56, 36, और ये कितना जाएगा 144, 89, ठीक। तो ये इससे थोड़ा सा कम होता है तभी तो मास डिफेक्ट होता। तो अगर ये इससे थोड़ा कम होता है तो मैं डेटा के रूप में वो लिखे देता हूं, वो कितना आता है 235.80, 235.80, ये क्या है AMU, ठीक। तो यहां से आप क्या डेल टाइम निकाल लोगे बिल्कुल, ठीक है। वो कितना आएगा 0.00 कर दो, 0.20, है ना, ये AMU में आया। अच्छा इसी AMU को 931 से आप गुणा कर दो, ठीक है। तो सीधा मुझे क्या मिल जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, वो कितनी आएगी, तो वो लगभग 190, ठीक। जो कि मैं इक्वेशन में बाहर लिखता था ना, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। हर जब भी अब यूज होगा ये, तो कितनी एनर्जी देगा 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अच्छा अब हमको इसी को देखना था किसके रूप में, इस आइसोलेटेड के रूप में, ठीक। तो देखो मैं बना रहा हूं, देखो जरा समझो आप, जब मैंने AMU प्रूव कराया था तो मैं 6C12 का एक परमाणु ले रहा था ना, उसके वेट का मैं 1/12 कर रहा था ना, याद आ रहा ना, कर रहा था। अच्छा तो ये आ रहा था वही 12/N आ रहा था ना, 12/N, और ये 1/12, इससे इसको ऐसे करके आ रहा था ना। बिल्कुल वही चीज हम यहां पर लगाएंगे। तो वो चीज क्या लगाएंगे, आप कहोगे भैया 1 ग्राम परमाणु दिखाई दे पड़ता है मुझे ये, ठीक है। और 1 ग्राम परमाणु में जो संख्या होती है परमाणुओं की वो कितनी होती है, आवोगाद्रो संख्या, और इन्हीं को हम बोलते हैं कितना 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा इतनों का जो वेट है वो देखो कितना है 235, और ये क्या है ग्राम, क्या है ग्राम। तो मुझे बताओ अगर 235 का जो ग्राम का जो वेट जो है वो कितना रखता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है।
या इतने परमाणु कितना रखते हैं, इतना वेट, ठीक है। तो एक परमाणु कितना रखेगा, लेकिन वो 1 ग्राम पूछ रहा, तो 235 ग्राम कितने मिलके रखते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो मुझे बताओ 1 ग्राम कितना रखेगा, 6.023 इंटू 10⁻23 ओवर में कितना आ जाएगा, 235। अब इसको मैं शॉर्ट अगर लिखूं तो सीधा 6 और 235 और 10 की पावर 23 लिख दूं। 3 दूनी 6, 30 अट्ठे 21, 30 अट्ठे 24 कर दूं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 नम्मा 18, 1 बटे लगभग 40 लेने के बाद 10 की पावर 23 रख दूं। दशमलव लगाओ तो 0 और 0 लगाओ तो 0, 40 दूनी 80 और 1 और 2 और 3 पे शिफ्ट कर दो, या 2.5 इंटू 2 पे करोगे तो 10 की पावर 21, ठीक है। कितना आएगा, 10 की पावर 21। ये क्या है, ये क्या आया, ये परमाणुओं की संख्या आई ना। तो बताओ 1 से कितनी मिल रही थी, अभी बताए थे 190, तो इतनों से कितनी मिलेगी, 190 का गुणा कर दो, ठीक। तो देखो जो आंसर में आएगा सीधा लिख दूं, 2.5 10⁻21 190, ठीक। तो लगभग में जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 5 इंटू, या इसको अगर इधर कर लो यार, 1 2 इधर शिफ्ट कर देना, 2 आ जाएगा, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा और 10 की पावर 23 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सोच के देखो जरा आप, 1 ग्राम यूरेनियम लो, उस यूरेनियम से कितनी प्रचंड एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी। और यूरेनियम का जो हाफ लाइफ है वो भी समझ रहे हो ना। तो जब सोचो डिसइंटीग्रेट धीमे 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 होता है, वर्षों तक चलता है, तो सोचो 1 ग्राम यूरेनियम से अगर इतनी ज़बरदस्त एनर्जी मिल रही है, और अगर 1 किलो मिल जाए हमको कहाँ, अपने ज़िले में, तो सोचो कितनी एनर्जी होगी, है ना। तो थोड़ा सोचो, इस वजह से इस फील्ड में भी आने की कोशिश करो, है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ के फॉर्म कैसे आते हैं, अगर मेरा जेई में निकल गया तो हम वहाँ कैसे स्विच करें, है ना। थोड़ा तो सोचो, क्योंकि देखो भाभा जो थे ना, होमी जहांगीर भाभा, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इनपुट दिया है हम लोगों को आज की डेट में एक विकसित भारत बनाने में, ठीक है। चलो, तो ये एनर्जी कितनी आई, ये। अब बस आपको इतना याद रखना है, आपने बताया 190, परमाणु में निकाल लूंगा, यहां ग्राम दिया है कोई दिक्कत नहीं, यहां वो कह देगा 1 माइक्रो और कह देगा ग्राम, कुछ नहीं, 10⁻⁻6 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, और ग्राम को फिर किलोग्राम में चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो किलोग्राम करे तो भी कर दोगे, डेटा चेंज क्वेश्चन चेंज, डेटा का प्रोसेस आपने पढ़ लिया, आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है हमारा वो क्या है वो टॉपिक है, इसमें एक आध कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। अच्छा देख लो, एक टॉपिक ये देख लो कि आपने पढ़ाई है ये न्यूक्लियर फिशन, और एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो हम कल की क्लास में बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक। आपने नाम सब सुने होंगे, ये हाफ लाइफ, या n बराबर n0 1/2 की पावर n, ये इनिशियल और ये शेष, या ये ठीक पढ़ेंगे। देखो तो भाई, रेडियो एक्टिविटी भी एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें कोई अस्थायी नाभिक रेज को देता रहता है और खुद को क्या कर लेता है, स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है, ठीक। तो बताओ न्यूक्लियर फिशन में हम क्या कर रहे थे, तो इसको हम कंट्रोल कर रहे थे। कैसे कंट्रोल कर रहे थे, तो पहले तो हम इसको
करा रहे थे, और करा कैसे रहे थे, तो बम्बार्डिंग किसकी, न्यूट्रॉन की। मतलब इसमें कोई सोर्स होगा जो इसको प्रोसीड कराने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस। कैसी है, स्पॉन्टेनियस। और इसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर ये हो रही है तो तुम किसी भी हिसाब से इसको कंट्रोल कर नहीं पाओगे। इसमें जो हमको मिलते हैं वो लगभग दो समान मिलते हैं ना, जैसे बेरियम थे और क्रिप्टॉन थे। लेकिन यहां जो है वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या निकालता है, अल्फा बीटा और गामा किरणें। ठीक है, बात समझ में आई। और इसमें तत्वांतरण मतलब तत्व का चेंज नहीं हो रहा। यहां तो यूरेनियम से बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहा था, लेकिन यहां क्या यूरेनियम से कुछ बनेगा तो आप कहोगे चेंजेस नहीं है। क्या नहीं है, चेंजेस नहीं है। फिर अगर अल्फा कण निकलता है तो 2He4 निकलेगा। ठीक, बीटा निकलता है यानी -1E0। और अगर गामा निकला तो कमी नहीं होती है ना क्रमांक में और ना भार में। ठीक है, तो ये हम इनिशिएट कर रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस है। इसमें लगभग दो बराबर टाइप के एटम मिलते हैं। इसमें जो मिलता है उसी के जस्ट बगल वाला या वही डिसइंटीग्रेट करके मिलता है। ठीक, इधर क्या है, अल्फा बीटा गामा हो गया, ये भी हो गया। फिर और क्या है, इसमें भी एनर्जी मिलती है और इसमें भी एनर्जी मिलती है, लेकिन यहां एनर्जी इनॉर्मस मिलती है, प्रचंड। यहां मिलती तो है, जैसे यहां भी हम कैलकुलेट करेंगे 24.6 MeV आएगी। ठीक, लेकिन हम बताएंगे फिर वो कैसे बड़ी हो जाएगी एनर्जी। यहां पर कितनी आ रही है, 190। ठीक, अच्छा यहां पर ब्रेकिंग होगी, एक ही टूटेगा दो में, लेकिन यहां पर दो हल्के जुड़ेंगे और एक ही नाभिक बनाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अच्छा ये तो अलग हो जाएगा ना, वो फ्यूजन है ना, फ्यूजन नहीं, हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, है ना। स्थायित्व को लेने के लिए अल्फा बीटा गामा, स्थायित्व को लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और कोई इसमें अंतर, जैसे मैं कह दूं ये जो गामा किरणें हैं, हम्म, इनकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो आप कहोगे गामा किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इन्हीं पर चलो भी रेडियो एक्टिविटी में देख लेंगे। देखो अल्फा के बीटा के गामा के अलग अलग फीचर्स हैं, ये भारी, ये कम भारी और ये हल्का। जब ये भारी तो गैसों को आयनीकरण खूब करेगा क्योंकि रुका रहेगा, खूब हैवी है ना। ये कम करेगा और ये बिल्कुल नहीं करेगा। वेलोसिटी इसकी ज़्यादा कि इसकी ज़्यादा कि इसकी ज़्यादा, जो भारी उसकी वेलोसिटी कम, जो हल्का उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। देख भी रहे हो गामा की कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो न्यूक्लियर फिशन हो गया। एक आध और कोई पॉइंट है क्या इसमें, वही कंट्रोल नहीं की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, चलो अब देखो न्यूक्लियर फिशन में हम बात करते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन की। इसकी बात करते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। तो देखो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक, तो आपने नाम सुना होगा परमाणु बम का। ठीक है, एटॉमिक बम। ठीक, तो होता क्या है कि देखो एक नाम आता है जिसको बोलते हैं हम क्रिटिकल मास। ठीक, जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक
द्रव्यमान। ठीक, तो एक न्यूनतम मास या द्रव्यमान की जरूरत ही हमें पड़ती है। अगर उससे कम मास हुआ तो अगर हम बम्बार्डिंग कराएंगे न्यूट्रॉन की तो फिजन की रिएक्शन नहीं होगी। मतलब वह मिनिमम मास जो प्रोसीड करा पाए न्यूक्लियर फिशन को। न्यूक्लियर फिजन होने के लिए जो हम विखंडनीय पदार्थ ले रहे हैं उस पदार्थ का एक निश्चित मास होना जरूरी है। उस मास को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मास। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मास। आप कहोगे क्या होगा? मिनिमम मास। अब हम जब यूज करते हैं तो वो होता है 92 यूरेनियम 235। ठीक, तो जब हमको विखंडन कराना होता है ना, जैसे हम देखेंगे आगे यूरेनियम ही है पूरी रेडियो एक्टिविटी में, हम यूरेनियम यूज करेंगे अलग अलग जो पावर प्लांट है उनमें। तो जो रखते हैं ना यूरेनियम को, वो छोटे छोटे कह लो के साइज की गोलियों के रूप में, है ना। और वो गोली जो है ना उनका मास जो है वो क्रिटिकल मास से क्या है? कम। अगर क्रिटिकल मास से कम है और अगर न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी है तो मुझे बताओ, रेडियो एक्टिविटी तो है, अल्फा बीटा और गामा तो डेफिनेटली निकल रही होंगी, लेकिन क्या न्यूनतम मास से कम मास होने की वजह से क्या न्यूक्लियर फिशन होगा? आप कहोगे सर संभव नहीं, क्योंकि क्रिटिकल मास क्या है? कम। क्रिटिकल मास क्या है? कम। वो जो निश्चित द्रव्यमान है उतना तो है ही नहीं। तो हम जब कुछ यूज करते हैं इस टाइप से, है ना, तो यहाँ पर ये जो है ना बीच का स्पेस देखो, ये कह लो आप, ये खोल समझ लो, है ना, ढांचा जो किसका है? आयरन का। हाँ, तो ये जो है ना, ये आयरन का क्या ले लेते हैं? मान लो जिसमें रखेंगे वो क्या चीज रहेगी? आयरन की। ठीक, तो मैंने ये आयरन ले लिया। अब ये जो आयरन का आपने ये लिया, मान लो ये, तो इसमें दो पार्ट में देखो, एक पार्ट है मान लो ये ऐसे, ठीक, और दूसरा पार्ट ये कैसा है? ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ठीक, और ये ऐसे ले लो, ठीक, और ये एक यहाँ मान लो खींचने वाली चीज है, वो खींचते हैं ना ऐसे पकड़ खींच के दम वैसे ये नॉब है, ठीक, और ये किससे बंधा है? स्प्रिंग से, ठीक, और बीच में अवेलेबिलिटी किसकी है? न्यूट्रॉन की। तो जब तक इसका मास इसके मास से क्या है? क्रिटिकल मास से क्या है? कम, तो नॉर्मल दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको खींच के अलग किया, बताओ ये स्प्रिंग नीचे गिरी और ये मास इस मास से कनेक्ट हुआ जो कि क्रिटिकल मास से क्या हो जाएगा? बराबर या ज्यादा। और बताओ यहाँ न्यूट्रॉन की उपस्थिति, ये दोनों जो मास हैं वो नेसेसरी कंडीशन रख रहे हैं किसकी? क्रिटिकल मास की। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी? और रिएक्शन होगी तो वो किसको रूप देगी? धमाके को। इसी धमाके को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम। ठीक है, अब वो क्रिटिकल मास की जो रिएक्शन है ना, इनइक्वलिटी, वो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती। ठीक, ये भी वैसे पूछा जाएगा नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियर भट्टियां जो है ना वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, वो तो नॉर्मल एक रफ आइडिया दे दिया कि ये होता कैसे है। ठीक है, विखंडन से बचाने के लिए हम मास को, किसके मास को? विखंडनीय पदार्थ के मास को किससे कम रखते हैं? आप कहोगे, क्या कहोगे? आप कहोगे सर क्रिटिकल मास से। ठीक है, एक मिनट, लास्ट बार में यही हुआ, मैंने प्लग बंद कर दिया और वो प्लग बंद ही रह गया, तो आवाज ही नहीं आई, है ना। चलो, चलो, तो इतनी चीज हो गई थी। अच्छा, अब देखो,
अब जो टॉपिक है वो बिल्कुल हल्का है, आप जानते भी होगी, 10 में आपने पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब हल्के नाभिकों का जोड़ना, और नाभिकों के जोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो एनॉर्मस एनर्जी है। मतलब प्रचंड एनर्जी यदि होगी नहीं तो आप इस धरा पर या आप इस जगह पर क्या नहीं कर सकते हो, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी हल्के नाभिक कंबाइंड होकर भारी नाभिक बनाएंगे तो वो जो घटना है या वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। ठीक है, जैसे देखो मैं सीधा लिख रहा हूं 1H1 के कितने 4, ये जुड़ते हैं तो बनाते हैं 2He4। ठीक है, और साथ में क्या बनाते हैं तो आप कहोगे, ठीक है, फिर ये क्या बनता है, न्यूट्रिनो, और साथ में क्या मिलती है, एनर्जी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें हल्के नाभिक जोड़ के भारी नाभिक बना रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन। ध्यान देना, जब भी हम पॉजिट्रॉन निकालेंगे उसके साथ में हमेशा क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके साथ हमेशा क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। ठीक है, क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, हमने जैसे आपसे कहा, क्या कहा, जैसे हमने तुमसे कहा वाटर का वन्ना ले लो, H2। ठीक है, H2O इतना है। अच्छा, ये आधा अधूरा सही नहीं लग रहा तो 2 का गुणा कर दिया, हाफ H2 प्लस O2, ये कितना हो गया, 2H2। ठीक है, इतना हुआ। अच्छा, अब मैंने कुछ ये ले लिया, मान लो ठीक है, कार्बन, इस नाइट्रोजन ना, लो ये 7 ले लिया। और मान लो कुछ ये करके ऐसे ले लो, ये ले लो, नाइट्रोजन कितना बन गया, 14। ठीक, तो देखो इन दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा। वो डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ 4 है ना, तो देखो यहाँ भी ये भी 4 है, यहाँ O2 है तो देखो यहाँ O2 है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ देखो तो देखो जैसे 6 और 1 ये 7 है, और 12 और 2 ये 14 है, तो देखो ये 7 है और देखो ये 14 है। तो देखो एक है केमिकल रिएक्शन और देखो एक है न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। तो बताओ, न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन में चेंजेस तो समझ में आए, न्यूक्लियर में और केमिकल में क्या चेंजेस समझ में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ चाहे वो मास नंबर हो और चाहे वो एटॉमिक नंबर, क्या वो चेंज होता है, नहीं। लेकिन यहाँ पर बात करो, यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल वाली चीज़ है वही सेम रहते हैं। ठीक है, चलो, तो जो फ्यूज़न है उसमें अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि भाई जो सूर्य है या जो सन है वो तो लाखों वर्ष से एनर्जी दे रहा। तो अगर हाइपोथेसिस की बात करो तो कुछ लोगों ने कहा भाई बहुत सारा वहाँ पे कोयला है, लेकिन अगर बहुत सारा कोयला है तो अभी तक तो राख हो गया होता ना। किसी ने कहा सर यूरेनियम है वहाँ पे, तो सोचो उसका डिसइंटीग्रेशन हो के वो तो ख़त्म हो गया होता ना। तो अलग अलग लोगों ने जब अपनी बातें रखी तो उन्हीं में कुछ लोगों ने कहा कि भैया एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं कार्बन हाइड्रोजन साइकिल। ठीक, तो दूसरे वाले आए उन्होंने कहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइकिल। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है सन की एनर्जी के लिए। ठीक, अब उतना आपको तो याद रखना नहीं है क्योंकि वो तो रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस को फाइनली जोड़ जाड़ के यहाँ लिख देते हैं, है ना। जैसे इतना समझ लो, अभी मैं लिख दूंगा, जैसे मैंने लिखा 6C12, आप कहोगे 6 का दुगना है, स्टेबल है, नहीं टूट पाएगा आगे। लेकिन अगर मैंने कह दिया, ये क्या कह दिया, 7 नाइट्रोजन 13, तो क्या ये दुगने के बराबर है, नहीं है। कहोगे अनस्टेबल है, पक्की बात है किसी ना किसी चीज से जुड़ेगा, हो सकता है सर न्यूट्रॉन से जुड़ जाए।
जुड़ेगा तो अब मुझे बताओ क्या बन जाएगा, 7n14। ठीक, तो देखो ये जो कंडीशन है काफ़ी हद तक ये सही मानी गई थी, और इसमें इन्होंने कहा कि भैया ये जो आप सन है ना, उसको यदि आप ले रहे हो तो उस सन में जो कार्बन है, जो नाइट्रोजन है, वो भी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और वो जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, और कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो जो ये फिनोमेना है ये लगातार अनवरत रूप से चलती रहती है, और जो सन है वो हमको लगातार एनर्जी देता रहता है। ठीक, इसके बाद एक ये परिकल्पना आई, इन्होंने भी काफ़ी हद तक सही बताया कि भैया प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल ही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पर आने वाले सूर्य की इनॉर्मस एनर्जी के लिए। ठीक, तो दोनों जो परिकल्पनाएं थी वो सही थी। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन है, मैं रिएक्शंस आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, उनको आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे तो वही है, एक बनेगा वो अनस्टेबल रहेगा, फिर कनेक्ट रहेगा, स्टेबल होगा, फिर कनेक्ट होगा, टूटेगा, और फाइनली यहाँ पर एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये हुआ आपका क्या, संलयन, है ना। तारों की ऊर्जा या जो चमक रहे हैं उनका रीजन क्या है, आप कहोगे क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, अच्छा, हानिकारक है कि लाभदायक है, मैं आपसे कहूँ न्यूक्लियर फिशन से भी तो एनर्जी मिलती है ना। मान लो न्यूक्लियर फिशन से जो एनर्जी मुझे मिली और न्यूक्लियर फ्यूजन से जो मिली, कौन सी आपके हेल्थ के लिए सही है। तो जापान पे जो बम गिरा था ना 6 अगस्त और 9 अगस्त को, उसमें हुआ क्या था, परमाणु बम ही तो लिया था ना। तो वो फर्दर जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो कुछ ऐसे एलिमेंट बनाते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और यदि रेडियो एक्टिव हुए तो किसी की हाफ लाइफ कम और किसी की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी ना। और वो अल्फ़ा बीटा और गामा, भेदन क्षमता ज़्यादा किसकी, गामा की, बताओ बॉडी पर इफेक्ट डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। लेकिन जो सूर्य से एनर्जी आती है उसमें आपने सुना है अल्फ़ा बीटा गामा, सुना, तो बताओ क्या वो बॉडी के लिए हानिकारक है, नहीं है। अगर अल्ट्रावायलेट है भी तो प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था की है। ठीक, तो फ्यूजन खतरनाक रेज निकालता है, लेकिन फ्यूजन में ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो फ्यूजन, संलयन, सोर्स ऑफ एनर्जी किसी भी तारे की, स्टार की, वो बेनिफिशियल है। ठीक है, चलो, इतनी बात करने के बाद थोड़ा सा हम आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक, कल इसी की हम रिएक्शंस की बात कर लेंगे। ठीक, देखो जो छोटा सा हम लोग का टॉपिक है, छोटा ना कहो आप, बड़ा कहो, बड़ा ना कहो अच्छा कहो। ठीक, देखो रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, है ना, कि जो अस्थाई होते हैं, और अस्थाई या अनस्टेबल की वजह से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एनर्जी को निकालते हैं, और एनर्जी को अलग अलग रूपों में निकालते हैं, कभी कण के रूप में तो कभी किरण के रूप में, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। ठीक, अच्छा, इनके लिए जो एक नॉर्मल कंडीशन है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है वो 1.5 से ज़्यादा, हम नॉर्मली 1.2 के लगभग में लेते हैं। जैसे आप कहोगे 1H1, 1H2, 1H3। अब मुझे देख के बताओ, अगर हम इसको मिटा दें क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं है, अच्छा इधर बताओ, जितने ही प्रोटॉन हैं क्या उतने ही न्यूट्रॉन हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कितने हो रहे हैं, 2। तो अगर मैं यहाँ N/P लूँ तो न्यूट्रॉन कितने हैं, आप कहोगे 1, प्रोटॉन कितने हैं, 1। तो बताओ क्या ये स्टेबल हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन अगर यहाँ देखो
तो देखो प्रोटॉन कितने हैं, 1, न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। तो n अपॉन पी की बात करोगे तो वो 2/1, जो कि कितना आएगा, 2, जो कि क्या है, 1.5 से बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताओ, क्या ये आइसोटोप जिसको हम ट्राइट्रियम बोलते हैं, क्या ये अनस्टेबल होगा? बिल्कुल होगा। और अगर अनस्टेबल है तो पक्की बात है रेज को निकालेगा, और उन रेज में अल्फा बीटा और गामा हो सकती हैं। बात समझ में आई? चलो, तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, अब अगर आप बात करो नॉर्मल, मान लो 92 यूरेनियम 238 ले लो मान लो, तो यहाँ प्रोटॉन कितने आएंगे? आप कहोगे हमने पढ़ा है 92। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने आएंगे? आप कहोगे सर 238 में से 92 को आप हटा दो तो ये आ जाएगा 6, 13 में से 9 गया 4, 146। ठीक है। अच्छा, अब 146 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 92, इसको करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, 140 90 कर लो, इससे इसको हटाओ, 9 एकम 9, कितना बचा, 5 बचा ना, 9 एकम 9, 5, 9 चौके 36, 9 पंचे 45। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से बड़ा है ना, 1.2 से बड़ा है ना, हाईली अनस्टेबल। ये भी कैसा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप एन और पी के थ्रू निकाल सकते हो क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है और कौन नहीं। ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं अल्फा की, कुछ बीटा की और कुछ गामा की। ठीक है, तो वो देखो, आप देख लो। देखो दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा हो तो फिर हम और बड़ा करें। ठीक है, हाँ दिखाई तो दे रहा। चलो, तो देखो इन्हीं प्रॉपर्टी में जो रेज निकलती है ना, अल्फा बीटा और गामा, किस में, अनस्टेबल में। और अनस्टेबल में निकलेंगी तो देखो उन्हीं की प्रॉपर्टीज दी हैं, आपको केवल एक याद कर लेना। अगर मैं कह दूं अल्फा का मास ज्यादा है, 2He4 है, बीटा इलेक्ट्रॉन है, -1B0 है, और सर अगर फोटोन की बात करो तो देखो वो है फोटोन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मुझे बताओ प्रकृति, आप कहोगे सर हीलियम का नाभिक, 2 इलेक्ट्रॉन आप उड़ा दो तो जो ये मिलेगा वो क्या है, हीलियम का नाभिक 2He4। ये तेज गति का क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, फोटोन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बताओ, जो हल्का तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा, ये भारी कम। तो मुझे बताओ, चार्ज तो आप समझ रहे हो, 2E, E और 0। अच्छा, इधर द्रव्यमान आपको पता है ना, 2He4, तो प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, और प्रोटॉन का मैं कितना लेता हूं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, वही तो कुछ आ रहा। ठीक है। अच्छा, चलो चलो, मास से तो आप जानते होगे ना। अच्छा, ये देखो इसका कितना है, 9.1, और ये क्या है, मासलेस। ठीक। अच्छा, इसकी वेलोसिटी तो आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। ये लाइट की 1 से 99% तक वेरी करते हुए पाया जाता। और इधर बात करो तो इसकी 10⁻7, मतलब वो 10⁸, ये 10⁻7। ठीक। अच्छा, इधर बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी, ये तो वैल्यू दी है काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। फिर देखो ये पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है, 10,000। ये इसकी कितनी है, 100। इसकी कितनी है, ये 1।
मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये 100 गुना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये 10,000 गुना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा। अगर चादर ले लो तो भेदने का काम कौन करेगा? गामा। कम ये और सबसे कम ये। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कम, उसकी बहुत ज़्यादा। तो बताओ, आयनन क्षमता, आयनाइजेशन एनर्जी करना हो, मतलब गैसों का आयनाइजेशन करना हो, तो किसको लेंगे हम? जो ज़्यादा देर तक गैस में ठहरेगा। और ठहरने के लिए कौन यूज़ करेंगे हम? अल्फा। वेलोसिटी कम, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा। देखो ये कुछ ऐसा ही लिखा है ना, इसका जस्ट अपोजिट, वेलोसिटी का जस्ट अपोजिट। अच्छा, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो क्या वो डेविएट होती है चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में? नहीं। अगर होती ही नहीं है तो बताओ, क्या गामा ई और बी में डिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। अच्छा, अब बताओ अल्फा और बीटा के लिए, तो सर ये भी होगा और ये भी होगा, क्योंकि चार्ज है। चार्ज है इसका मतलब विक्षेपित वाली चीज है। अच्छा, अब मुझे बताओ, एनर्जी स्पेक्ट्रम, रेखीय का मतलब और सतत का मतलब। वो रदरफोर्ड वो कहते थे सतत, लेकिन आ क्या रहा था? रेखीय, जिसकी व्याख्या किसने कर दी थी? बोर ने। ठीक, तो ये दोनों देते हैं, रेखीय और विविक्त। ये लगातार कंटिन्यूअस, और ये भी डिस्क्रीट और लीनियर। फिर कौन कौन से इफेक्ट दर्शाते हैं? हीट ये जनरेट होती है इनसे, इधर भी होती है, और यहां तो सारे प्रभाव होते हैं। फोटोन ही तो डालते थे, इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, युग्म उत्पादन, एनर्जी गिराते थे ना फोटोन की, वो किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रूप में। तो देखो पूछ सकता वो, युग्म उत्पादन में निम्न में से कौन रिस्पॉन्सिबल है? अल्फा, बीटा और गामा। आप कह दोगे क्या? गामा, है ना। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा? बताओ। ठीक, किसकी आयनन क्षमता ज्यादा? कर लोगे। मैंने कहा किसकी, कह लो। चलो कह क्या लो, तो अब सब हो ही गया। ठीक है।